देखो भाई, जर्नल का पार्ट 7, आज तो पार्ट 8 है ये। जर्नल के पार्ट 7 में आप सभी बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मैंने प्रदान किया दिया है जर्नल एंट्री पास करने के लिए, जिससे आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। बहुत स्पष्ट शब्दों में वीडियो नंबर 7 में यानी पार्ट 7 में मैं आपको समझाया हूं कि पूरे अकाउंटेंसी में चाहे आप किसी भी चैप्टर की बात कर लो, सिर्फ 4 पिलर है, सिर्फ 4 बात है। पांचवा कोई भी बात अकाउंटेंसी में होता ही नहीं है। बस इतना ही जान लेना, नहीं होता है। खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 4 पिलर की हम बात की आपसे कि केवल 4 पिलर अकाउंट्स में होते हैं। 2 डेबिट के पिलर होते हैं और 2 क्रेडिट के पिलर होते हैं। डेबिट को हम लोग डिनोट किए थे प्लस से और क्रेडिट को डिनोट किए थे माइनस से। यही किया हम। डेबिट को डिनोट किया गया है प्लस से और क्रेडिट को डिनोट किया गया है माइनस से। पूरे अकाउंटेंसी में प्लस यानी डेबिट केवल 2 चीज का होना है, एक्सपेंसेस लॉसेस या एसेट्स। कभी भी लाइफ में पूरे अकाउंटेंसी में डेबिट तीसरे किसी चीज का नहीं होने वाला है, केवल 2 चीज ही डेबिट होना है। अब हम एक्सपेंसेस लॉसेस को यहां पर ई से और एसेट्स को ए से डिनोट किए हुए हैं। ठीक उसी तरह क्रेडिट भी आपका केवल 2 ही चीज का पूरे अकाउंट्स में होना है, तीसरा किसी भी चीज का क्रेडिट होता ही नहीं है। बस यही जान लेना, होता ही नहीं है। खोजते रह जाओगे आप, नहीं मिलेगा, होता ही नहीं है। या तो हम किसी इनकम को क्रेडिट करते हैं अकाउंट्स में या किसी लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, तीसरा कोई भी चीज क्रेडिट अकाउंट्स में होता ही नहीं है। अब पूरे अकाउंटेंसी की 11 से लेकर 12 में चले जाओ, बीकॉम में चले जाओ, किसी भी सेमेस्टर में जहां भी अकाउंटेंसी मिल रही है, एमकॉम में चले जाओ, इवन आप सीए कॉस्टिंग सीएस के सिलेबस में चले जाओ, कहीं भी पांचवा बात आपको नहीं मिलना है। तो आपका बॉदरेशन, आपका टेंशन मैं कितना कम कर दिया, आपका डर कितना कम कर दिया, आपका डर को 25% पर ले आया, 75% समाप्त कर दिया कि पूरे अकाउंटेंसी में केवल 4 बात है, पांचवा कोई बात नहीं है। इनकम को आई से डिनोट किया गया है और लायबिलिटी को एल से। पूरे अकाउंटेंसी में जो भी गुण गाथा आपको गाना है, इसी 4 को, इस 4 पर आपको जितना मंथन करना है, इस 4 में जितना डिटेल्स में जाना है आपको, उतना आप जाइए। एक्सपेंस लॉस का डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे पहचाना जाएगा, एसेट्स क्या है, ठीक है, उसके क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे पहचाना जाएगा एसेट्स को बिजनेस में, एकदम देसी अंदाज में आपको समझाया गया है कि कैसे इसको समझना है। एकदम देसी ना, कोई किताबी कीड़ा आपको नहीं बता रहे हैं, हम बना रहे हैं। हम कोई भी किताब की परिभाषा में गए ही नहीं, डेफिनेशन में गए ही नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाया है हम अपना वीडियो नंबर 7 में यानी पार्ट 7 में कि एक्सपेंस लॉस एसेट्स इनकम लायबिलिटी को कैसे पहचाना जाए, ये आपको समझा दिया हम। इनकम को आई, लायबिलिटी को एल, ई ए आई एल, ये आपका 4 पिलर है। इसी 4 पिलर से अब हमारा अकाउंट्स आगे बढ़ेगा और पूरी चैप्टर एंड भी इसी 4 से हो जाना है। देख लो, फिर से हम उस रूल को देखो, यहां लिख दिया कि फ्रॉम एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ एसेट्स इंक्रीज, जब भी एसेट्स को बढ़ाना है, तो चूंकि एसेट्स का यहां प्लस साइन है, तो प्लस को बढ़ाने के लिए हम साइन आपको समझा दिए थे कि प्लस को बढ़ाना है तो और प्लस करो और प्लस को घटाना है तो माइनस कर दो। तो यहां लिखा हुआ है कि फ्रॉम एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारा ट्रांजैक्शंस में कोई एक एस्पेक्ट मिल जाए तो फिर यह पहचानना है कि वो एस्पेक्ट बिजनेस में हमारा वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। अगर वो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो और अगर वो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। वेरी सिंपल रूल। इसी तरह आ गया फ्रॉम एक्सपेंसेस लॉसेस पॉइंट ऑफ व्यू इफ एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज, अगर एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हो रहा है तो देखो एक्सपेंस लॉस प्लस साइन में है, इंक्रीज कराना है दैट इज उसको बढ़ाना है तो और प्लस कर दो यानी डेबिट कर दो। ठीक उसी तरह यहां पर एक्सपेंसेस लॉसेस को जब डिक्रीज करना हो तो साइन को चेंज कर दो, दैट इज क्रेडिट कर दो। अब देखो यहां पर बात आ गया फ्रॉम लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि इफ लायबिलिटी इंक्रीज, अगर लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो देखो लायबिलिटी अपना माइनस साइन में यहां दिख रहा है, ठीक है, माइनस साइन में है। तो अगर लायबिलिटी को आपको इंक्रीज कराना है तो और माइनस करना होगा,
तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। और जब आपको लायबिलिटी को डिक्रीज कराना होगा तो साइन को चेंज कर देना है, यानी डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी घट जाएगा। ठीक है। इसी तरह इनकम पॉइंट ऑफ व्यू में इफ इनकम इंक्रीज, अगर इनकम को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और इफ इनकम डिक्रीज, अगर इनकम को घटाना है तो डेबिट कर दो। तो ये 4 रूल को आप एकदम कंठस्थ कर लो, एकदम ब्रह्मास्त्र बना लो इसको। जो भी जर्नल की बात करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा बहुत गोल्डन कहीं यूज कर लिए तो कर लिए, बाकी जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं सब जगह हम इस रूल को ही अप्लाई करेंगे। क्योंकि 12 के सिलेबस में जैसे ही जाओगे, गोल्डन से तो एकदम ही काम नहीं चलने वाला है आपका। जब भी काम चलेगा ये डायमंड रूल से ही चलेगा, इसको हम डायमंड रूल बोल रहे हैं। ठीक है। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ डायमंड रूल, बस ये समझ लो डायमंड रूल के 4 पिलर हैं, और यही 4 सबसे काम के पिलर हैं, 5वां कुछ नहीं है। अब देखो, इस रूल को अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब के डिटेल्स को जानना होगा। मैं आपको एक्सपेंसेस लॉसेस का डिटेल्स गोल्डन रूल के नॉमिनल अकाउंट में बहुत सारा एग्जांपल लिया हुआ हूं, वहां जाके आप देख लेना कि जो भी नॉमिनल का रूल है वहां एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन का डिटेल्स बनाया गया है। ठीक है। बच गया यहां पर देखो एसेट्स, यहां आ गया इनकम। एक्सपेंस जैसे पेड सैलरी, सैलरी दिया, पेड रेंट, रेंट दिया, अगर दे रहा हो तो एक्सपेंस है, लेकिन जब उसी चीज को आप ले रहे हो तो वो इनकम है। या हम ये बोले थे कि मार्कर 10 रुपए का है, इसको 12 रुपए में बेच दिए तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमा गए हो, दैट इज इनकम कमा गए हो। ठीक है। अब रहा बात एसेट्स और लायबिलिटी, तो ये दोनों का डिटेल्स हम आज आपको समझा रहे हैं इस क्लास में। ठीक है। यहां पर हमारा हेडिंग आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन जब तक आप अकाउंट्स में रहेंगे, जहां तक आप आगे बढ़ेंगे, इसकी जरूरत पड़ना ही पड़ना है। एंट्री में तो पड़ेगा ही, आगे सारे चैप्टर्स में भी इसकी जरूरत पड़नी है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। कि पहले तो एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स को हम यहां पर डिनोट किए हैं भाई FA से, देखना हम जो डिनोट किए हैं इसको FA, फिक्स्ड एसेट्स शॉर्ट में। अब करेंट एसेट्स के लिए लिखा गया है CA। ठीक है, फॉर करेंट एसेट्स, CA फॉर करेंट एसेट्स, FA फॉर फिक्स्ड एसेट्स, या हम बोल सकते हैं NCA नॉन करेंट एसेट्स, ये बोल सकते हो आप। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। जिस एसेट्स का यूज आप मोर देन 1 ईयर करने वाले हो, मोर देन 1 ईयर, वैसे एसेट्स को कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स, जो लंबे समय के लिए हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसे हम ये व्हाइट बोर्ड की बात करें, फिक्स्ड एसेट्स है। जहां आप बैठे हुए हो किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में, फिक्स्ड एसेट्स है। घर में आपका फैन चल रहा हो, फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट्स है। लैंड है, फिक्स्ड एसेट्स है। 1 साल से ज्यादा चलने वाला है वो, 1 साल के अंदर उसमें परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो जिस एसेट्स का यूज आप 1 साल से ज्यादा करने वाले हो, ठीक है, 1 साल से ज्यादा आपके पास होल्ड करने वाला है वो, तो हम उसको कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। लेकिन जिस एसेट्स में विद इन ए ईयर चेंजिंग हो जाए, चेंज मांगने लगे, वो होता है करेंट एसेट्स। विद इन ए ईयर उसमें चेंजिंग हो रहा हो। कोई भी एसेट्स जो है, देखो खास करके अगर हम लोग नॉन करेंट एसेट्स की बात करें, नॉन करेंट एसेट्स अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग यूज करते हैं, देखना यूज, ये यूज है। और जब इसको यूज करते हो ना, तो फिर इसी में हमारा डेप्रिसिएशन की बात आएगा। डेप्रिसिएशन जो एंट्री में आगे हम समझाएंगे कि क्या होता है डेप्रिसिएशन और क्या होता है इसकी एंट्री। यानी डेप्रिसिएशन वर्ड जो भी आया हुआ है वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के लिए आया हुआ है। आगे चलकर एंट्री में हम समझाएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है और उसकी एंट्री क्या होना है। बट डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है ये आपको हम समझा दिए कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा यूजिंग गुड्स है, यूज करेंगे हम, और जो हमारा यूजिंग प्रोडक्ट होता है उसी पर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये हो गया। तो जिस एसेट्स का लंबे समय तक आप यानी मोर देन 1 ईयर आप यूज करने जा रहे हो उसको हम कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। लेकिन जिस एसेट्स में विद इन ए ईयर चेंजिंग हो रहा हो,
वो हमारा करेंट एसेट्स है। अब फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप समझाया गया। देखो ये फिक्स्ड एसेट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजेबल मतलब जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं। अरे बेच तो सकते ही है जिस समय बेचना होगा। कभी कभी फिक्स्ड एसेट्स को भी बेचा जाता है, हालांकि हमारा सेलिंग पर्पस से वो नहीं लिया गया है, लेकिन जब फैशन हमारा ओल्ड हो जाएगा या हमको उसमें नया कुछ चेंजिंग लाने वाले हैं, हम पुराने वाले एसेट्स को हटाकर, तो उसको हम सेल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो 1 साल के बाद ही करेंगे, लेकिन सेल वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं सेल हो सकता है। ठीक है, तो टेंजेबल फिक्स्ड एसेट जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजेबल है। और सेकंड हो गया इनटेंजेबल है फिक्स्ड एसेट्स, जिसको तुम अपनी आंख से देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। ठीक है, बट उसकी भी वैल्यू है, वो सेल हो सकता है, सेल होता है। यानी इनटेंजेबल एसेट्स की भी वैल्यू होते हैं। और ये ओवरऑल जो भी एसेट तुम देख रहे हो हमारे बिजनेस में, जब भी कोई बिजनेस को रन कर रहे हो तो प्रॉफिट लॉस को अर्न करने में ये सारे एसेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, अपना योगदान होता है। ये सारे एसेट्स हमको कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इनकम को जनरेट करने में। अगर आपको ऑफलाइन क्लास दिया जाता और आप क्लासरूम में आते और आपको हम बेंच डेस्क में बैठा देते, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि मोर देन 1 ईयर चलना है। ठीक है, तब वो बताओ वो बेंच और डेस्क जो हमारा है वो हमारे ट्यूशन फी को जनरेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है? हम अपना बेंच और डेस्क को हटा दें और चटाई बिछा दें, कितना लोग वहां पर बैठने वाले हो? मैक्सिमम पता चलेगा भाग जाओगे। आज के समय में गुरुकुल गज का जमाना तो रहा नहीं कि चटाई बिछाकर बैठ के पढ़ना है, वो समय तो रहा नहीं। अब मैक्सिमम लोग भाग जाओगे। तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं आज के विद्यार्थी लोग, बढ़िया ऐसी लगा है कि नहीं, फैन लगा है कि नहीं, पैसे की कमी रह नहीं गई है। ठीक है, तो टेंजिबल हो गया, इनटेंजिबल हो गया। कोई भी एसेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, हमारा रेवेन्यू जनरेट करने में, हमारा प्रॉफिट जनरेट करने में वो अपना अहम रोल दे रहा है, अपना अहम कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है। ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करता है हमारा प्रॉफिट को जनरेट करने में। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल का जो एग्जांपल है वो है प्लांट एंड मशीनरी, जिसको शॉर्ट में P/M PM लिखते हैं हम। ठीक है, PM प्राइम मिनिस्टर मत समझ आना भाई, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट में इसको LB बोलेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स शॉर्ट में FF लिखा गया है। लूज टूल्स शॉर्ट में LT लिखा गया है। लूज टूल्स क्या होता है भाई? मान लो अगर आप बाइक से चलते हो, स्कूटी से चलते हो और स्कूटी पंचर हो गया है, बाइक पंचर हो गया या कोई नट उट उसमें ढीला हो गया, तो देखना उसमें औजार होता है, रिंच खोलने कसने के लिए टूल्स रहता है आपका बाइक में या स्कूटी में। उस रिंच को, उस औजार को ही कहा जाता है लूज टूल्स, यानी छोटा मोटा औजार। ठीक है, मशीन को ठीक करने के लिए ये होता है लूज टूल्स। मोटर लॉरी या मोटर वैन, ठीक है, देखते हो साग सब्जी एक छोटा मोटा 4 व्हीलर पर जो ट्रक के टाइप का होता है उस पर कैरी होके जाता है, उसको हम लोग मोटर वैन कह रहे हैं या मोटर लॉरी कह रहे हैं। हॉर्स एंड कार्ट, आप इलाहाबाद प्रयागराज में चले जाओ गंगा किनारे, ठीक है, वो तंबा गाड़ी देखा होगा बैठ के, घोड़ा वाला गाड़ी जो है, ठीक है, टमटम गाड़ी, वो हमारा हॉर्स एंड कार्ट है। प्रीमिसेस यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग का ही दूसरा नाम है, यहां प्रीमाइसेस है, प्रीमिसेस कह लो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब अगर मान लो बिजनेस करने के लिए हमको, हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो हम बैंक से लोन लेंगे। अब अगर बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो विदाउट एनी सिक्योरिटी बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को वहां सिक्योरिटी के रूप में रख दिए हो और उस पर लोन ले लिए हो तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है, वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाएगा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को आप वहां पर सिक्योरिटी के रूप में देकर उस पर कोई लोन लिए हो तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाएगा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। लेकिन जिस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का लोन नहीं लिए हो, जिस प्रॉपर्टी को कहीं भी सिक्योरिटी के रूप में नहीं दिए हो, उसको कहा जाता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो इस तरह से तुम्हारा ये एसेट्स का डिटेल्स हो गया टेंजेबल का। इनटेंजेबल में देखो आया है गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ। ठीक है, गुडविल देखो भाई, गुडविल साधारण वर्ड मत समझना, ये किंग ऑफ एसेट्स है। सारे एसेट्स में टॉप लेवल का एसेट्स होता है गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस और कंसर्न।
ठीक है, किसी भी बिजनेस का ये रेपुटेशन है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। और सब बच्चे को पता है कि मान सम्मान बनाना आसान काम नहीं है, सालों साल स्ट्रगल करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तब जाके आपका मान सम्मान बनता है, गुडविल बनता है। कोई भी बिजनेसमैन देखो गुडविल बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया, लाखों लाख रुपया खर्च करता है। अभी मान लो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पीते हो तो कितना टीवी पर ऐड आता है देखना, खासकर क्रिकेट टीम जब चलता है, क्रिकेट टीम इंडिया का, तो देखना वहां पेप्सी की प्रचार आ जाता है। पुराने वाले अगर हम पेप्सी की प्रचार देख लें तो उसमें देखो क्या कौन प्रचार करता था, धोनी भी करते थे अपना, रांची वाले मेरे धोनी जी, धोनी भाई, ठीक है, बाकी तेंदुलकर हो गए, जितने भी क्रिकेट टीम है, अमिताभ बच्चन हो गए, ऐश्वर्या राय हो गई, सभी लोग ऐड दिए हुए हैं, ऐड करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे पेप्सी का। और पुराने वाला ऐड में क्या था, मुंह में ठेकाते थे, केवल ठेकाते थे, गौर करके देखना टीवी पर, बोलते थे वाह क्या टेस्ट है। अगर आपको 200 ml का पेप्सी पीना हो तो आप 12 से 15 रुपया खर्च करके उसको 200 ml की पेप्सी को पीते। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड धोनी, आपके और धोनी के बीच में क्या डिफरेंस है कि आपको अगर 200 ml का पेप्सी पीना हो तो 12 से 15 रुपए खर्च करने हैं, जबकि धोनी को वही पेप्सी 200 ml का पीना हो तो वो बोलता है कि हमको 5 से 10 करोड़ रुपया चाहिए, तब हम पीकर ऐड करेंगे आपका टीवी पर, ठीक है, होंठ में ठेका के देखेंगे, अंदर नहीं गया देखो, क्योंकि अंदर कैसे चला जाएगा, 1 सेकेंड का मुश्किल से वो ऐड, या 1 मिनट का ऐड धर लो, चलो हम पेप्सी का आपको बोतल एक धरा देते हैं 200 ml का, 1 मिनट में पी जाओगे आप, 1 मिनट में वो कैसे पी गया, नहीं। क्या होता है, खाली बोतल नीचे रखा रहता है और जिस समय पीने का टाइम होता है देखना 1 सेकंड के लिए वीडियो कट होता है और खाली वाला बोतल हाथ में आ जाता है, भरा हुआ नीचे चला जाता है, केवल होंठ में ठेकाते हैं और बोलते हैं वाह क्या टेस्ट है, अंदर गया ही नहीं, और टेस्ट पता चल गया इनको, अंदर गया ही नहीं, और सिर्फ इतनी बात बोलने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपया कंपनी से लेकर बैठ गए, ठीक है। तो कैसे कैसे ऐड आते हैं देखो, डर के आगे जीत है, देखते ही हो, ठीक है, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्या ये सब ऐड देखे हो आप लोग। अब ये ऐड में कंपनी जो ऐड जिनसे करा रहा है वो करोड़ों रुपया कंपनी से ले रहा है, और तब लोगों के जहन में दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमको भी लेना चाहिए, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी ले रहे हैं इसको, जब सेलिब्रिटी अच्छे अच्छे ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में दम होगा, इस तरह कंपनी का प्रोडक्ट बिकने लगता है, पब्लिकली हो जाता है, ज्यादा पब्लिक में मैसेज चला जाता है। लेकिन इतनी सी बात बोलने के लिए कंपनी कितना रुपया खर्च कर दिया जान लो, तब जाके उनका गुडविल बनता है। ये ठीक है कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी ठीक ठाक होना चाहिए, आप प्रोडक्ट में दम भी होना चाहिए। अगर हमारी पढ़ाई की क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास या हमारा यूट्यूब जो भी चल रहा है चैनल उसको देखोगे, और मेरे क्लास में ही दम नहीं है तो क्यों देखोगे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको क्यों नहीं देखेंगे हम। तो गुडविल बनाने के लिए हर किसी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारे यूट्यूबर हो, ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, अपने अपने हिसाब से सब लोग लगे हुए हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन सब लोग दे रहे हैं, और अपने से काफी अच्छे से मेहनत ही करते होंगे लोग। ये बच्चों को डिसाइड करना है कि बेहतर कौन है, ये आपको डिसाइड करना है, हमको नहीं, ठीक है। तो ये गुडविल क्या है ये समझ में आ गया। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस और कंसर्न। अगर मान लो हम किसी अपने बिजनेस को बेचें, तो जब बेचेंगे तो हम गुडविल का भी पैसा मांगेंगे अलग से, एसेट्स और लायबिलिटी का पैसा तो लेंगे ही, लेकिन गुडविल का भी पैसा हम उस परचेजर से मांगेंगे कि भाई ये बैनर को बनाने में हमारा काफी समय लगा है, इसका नेम फेम बनाने में काफी वक्त लगा है और काफी पैसा खर्च किए हम, अब आप हमारा बैनर को ले रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत प्रचार करने की जरूरत नहीं है इस बैनर के लिए, क्योंकि ये जाना माना बैनर है मार्केट के लिए, मार्केट में, ठीक है। आप सीधे हमारा बिजनेस कर लोगे और सीधा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दोगे विदाउट एनी मोर एफर्ट, ठीक है। बाद में ठीक एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ साल तक हमारे नाम का यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। तक गुडविल को भी सेल किया जाता है, गुडविल को भी परचेज किया जाता है, उसके भी वैल्यू होते हैं। और आ गया पेटेंट राइट, ठीक है। पेटेंट राइट क्या है, पेटेंट राइट, मान लो कोई प्रोडक्ट तुम बना दिए हो, मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट आप बनाए हो,
उस प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से उसका लाइसेंसिंग करवा लेते हैं। अगर मान लो ये मार्कर हमारा है, ठीक है, इसको हम बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसका डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है, इस पर केवल मेरा राइट हो कि हम बनाएंगे हम बेचेंगे, तो मार्केट हमको गवर्नमेंट से क्या करना होगा, इसको पेटेंट करवाना पड़ेगा, यानी लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को बोलना होगा कि हमारा प्रोडक्ट है, हम बेचेंगे, ठीक है, हम बनाएंगे हम बेचेंगे इसको। तो इसको कहा जाता है पेटेंट राइट, यानी हम अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा लिए हैं, राइट ले लिए गवर्नमेंट से, ठीक है, कि ये हम बनाएंगे हम बेचेंगे, ये मेरा प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। इसी तरह देखो, पेटेंट राइट के बाद अभी हम बात करेंगे ट्रेडमार्क का, ठीक है। सिंबल होता है ट्रेडमार्क, देखो उसका भी लाइसेंसिंग करवाया जाता है गवर्नमेंट से, एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जैसे मान लो पटाखा की बात करें हम, तो बीड़ी बम देखे हो, उसमें मुर्गा छाप बीड़ी बम आता है, तो बतख छाप बीड़ी बम आता है। बतख छाप वाला लेते हो कि मुर्गा छाप वाला लेते हो? ये जो लोगो देखते हो, लोगो बीड़ी बम जो है मुर्गा छाप वाला ज्यादा ब्लास्ट करता है, ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा साउंड। बतख छाप वाला ज्यादा साउंड नहीं करता है। तो ये जो सिंबल दिया गया है, आखिर सिंबल नहीं दोगे तो फिर अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करोगे? तो सिंबल भी प्रोडक्ट में देना पड़ता है, उस सिंबल को ही कहा जाता है ट्रेडमार्क, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है कि मुर्गा छाप जो है ये हम अपने प्रोडक्ट पर केवल हम देंगे, कोई और बीड़ी बम बनाने वाला इस छाप को नहीं दे सकता है, ठीक है। तो उसका भी हम लाइसेंसिंग करवा लिए, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क भी सेल होता है, जान लेना। जब हम बिजनेस नहीं करना होगा तो हम किसी को सेल करेंगे तो उसका ही पैसा लेंगे। तो ये गवर्नमेंट को आप बड़ा अमाउंट दिए हो तब आपको वो मार्का मिला हुआ है, सिंबल मिला हुआ है। कॉपीराइट, मान लो हम अकाउंट्स का राइटर है, किताब लिख दिए, तो क्या करना होगा, हमको पब्लिकेशन के यहां जाना होगा, पब्लिकेशन हाउस में, कि भाई हम राइटर हैं, किताब आप हमारा छापो। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन वाले हैं, तो क्या हम सबके पास चले जाएंगे? बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस वाले हैं। हम किसी एक के पास गए और हम बोले कि भाई ठीक है, हमारा ये किताब है, ये मेरा एक सेपरेट कॉपी है, सेफ कॉपी, हम रिटेन में आपको इसको छापने का अधिकार दे रहे हैं, लिखकर रिटेन में, कि भैया आप इसको छापो, मार्केट में बेचो, और जो मुनाफा होगा उसमें कुछ परसेंट हमको भी दे देना, ठीक है। तो जो भी पब्लिकेशन हाउस वाला हमारा बुक्स को छापने का राइट हमसे लिया लिखित में, वो पब्लिकेशन हाउस वाला कहेगा कि देखो डॉक्टर पीके गुप्ता सर जो किताब लिखे हैं, उस कॉपी का राइट मेरे पास केवल है, मेरे पास केवल हम उसको छापेंगे और हम बेचेंगे, और गुप्ता सर को उसके बदले हमको जो देना है, जो एग्रीमेंट हम लोग के बीच में हुआ है, वो हम परसेंटेज उनको देंगे। क्या देंगे? वो किस नाम से देंगे? राइटर को क्या मिलता है? अगर आप किताब लिख रहे हो तो राइटर को रॉयल्टी मिलता है, यानी मान लो 500 रुपीज अगर प्रिंटिंग प्राइस है किताब का, और हमारी बात तय हो गई पब्लिकेशन हाउस वाले से कि जो भी आपका प्रिंटिंग प्राइस है उसका 20% हमको रॉयल्टी चाहिए, ठीक है, एक किताब पर, हर एक किताब पर 20%, तो 500 का 20% होता है 100 रुपीज। 400 रुपया पब्लिकेशन हाउस वाले पास जाएगा, 100 रुपया मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट होता है राइटर और पब्लिकेशन हाउस वाले के बीच में। पब्लिकेशन हाउस वाले कहेंगे कि गुप्ता सर का कॉपी का राइट हम ले लिए हैं, उनके बदले उनको रॉयल्टी देते हैं, तो इसको कहा जाता है देखो कॉपीराइट। ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स ही है, लेकिन इनटेंजिबल नेचर का। तो ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। देखो इसके बाद करेंट एसेट्स, जिसमें कैश है, बैंक है, ये सब हमारे एसेट्स हैं, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ठीक है। बताओ इसमें डे टू डे चेंजिंग होगा, हम बोले विद इन ए ईयर जिस एसेट्स में चेंजिंग हो जाए वो करेंट एसेट्स होता है। तो कैश है, बैंक है, डेटर है। देखो जब किसी से माल हम उधार बेच दिए, ये प्रोडक्ट हम किसी से उधार बेचे हैं, तो वो बंदा, वो पर्सन हमारा डेटर कहलाएगा, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल, देखो बीआर का संबंध डेटर से है, ये एक पेपर होता है बीआर, इसका संबंध देखो डेटर से है, ये बाद में आपको समझाएंगे, बिल चैप्टर पढ़ना है, बिल ट्रांजैक्शन, वहां का ये टॉपिक है। अभी ये समझो कि बीआर का संबंध डेटर से है, ठीक है। डेटर पर जब एक बिल लिखा जाता है रिटेन में, तो उस बिल को का, उस पेपर का नाम हो जाता है बीआर, ठीक है। इसके बाद स्टॉक, मान लो जो सामान आप बेच रहे हो, खरीदे हो, पूरे ईयर इसको बेचोगे, ईयर एंड में जितना भी सामान आपके पास बच गया उसी को स्टॉक कहा जाता है, ठीक है, उसको स्टॉक कहेंगे हम लोग। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब क्या हो गया? पहले ही पेमेंट कर दिए हो, यानी अभी तक काम लिए नहीं लेकिन हम पेमेंट कर दिए हैं, वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, पहले पेमेंट कर देना,
ठीक है। एक्रूड इनकम ये समझाए थे कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम हम कमा लिए हैं बट मिलना बाकी है, मिला नहीं है, बाद में मिलेगा हमको, तो ऐसे इनकम को कहा जाता है एक्रूड इनकम। ठीक है, तो बाद में जो कुछ भी हमको मिलना है, जो कुछ भी मिलने वाला है वो हमारा एसेट्स है, और हम बाद में कुछ किसी को देने वाले हैं, पेमेंट हो गया देने वाले हैं, तो हमारा वो लायबिलिटी है। जब किसी पर्सन को हमको देना है तो लायबिलिटी, जब किसी पर्सन से लेना है तो एसेट्स। ठीक है, तो ये हम आपको क्लासिफिकेशन यहां पर समझा दिए एसेट्स का। अब हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन का। देखो रूल्स की बात तो हम कर दिए थे यहां, अब फटाफट देखो हम बता दे रहे हैं बच्चों आप लोगों को लायबिलिटी के टाइप्स और उनके कौन कौन से नाम है, थोड़ा उनसे भी फैमिलियर हो लो आप, और तब फिर इस रूल को हम लोग भरपूर यूज करेंगे। मजा आएगा फिर आपको भी यूज करके, जब आप इस डिटेल्स को ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक से इसको पढ़िएगा जो भी डिटेल्स है, क्योंकि ये सारा चीज देखिए इस रूल में आने वाला है, और ये डायमंड रूल है, बार बार समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब ये जो लायबिलिटी है, देखो लायबिलिटीज, ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होंगे। एक होता है फिक्स्ड लायबिलिटीज, फिक्स्ड या इसी को आप नॉन करेंट लायबिलिटीज भी बोल सकते हो, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, और एक लायबिलिटीज होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटी जो होता है ना बच्चों, लायबिलिटी जो होता है इसका पेमेंट किया जाता है फ्यूचर में, ये यूज नहीं होता है, इसका पेमेंट करना है बाद में, आपको पैसा ये लौटाना है, आप कर्ज लिए हो। ठीक है, एक तरह का कर्ज है ये लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। फिक्स्ड लायबिलिटी वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट आप 1 साल के बाद करने वाले हो, ऐसे लायबिलिटी को कहा गया है फिक्स लायबिलिटी। लेकिन जिस लायबिलिटी का पेमेंट विद इन ए ईयर करना पड़े, 1 साल के अंदर करना पड़े, उस लायबिलिटी को कहा जाता है करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड लायबिलिटी के अंदर आ जाता है कैपिटल, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब हो गया जो लोन 1 साल से ज्यादा के लिए लिया गया है, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट में इसको हम लोग बीपी कहते हैं, बीओडी। ठीक है, बीओडी इसका पूरा नाम है देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बीओडी है, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनएक्रूड इनकम है, अनएक्रूड इनकम, ये अनएक्रूड इनकम है। ठीक है, देखो ये हमारा करेंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। क्रेडिटर्स, जब हम किसी से माल उधार खरीदे हैं, मान लो ये मार्कर हम उधार में खरीदे हैं, बाद में इसका पेमेंट करेंगे, तो जिसको हम पेमेंट करेंगे उस बंदा को कहा जाएगा क्रेडिटर, कि मेरा वो क्रेडिटर है, दैट इज हमारा लेनदार है। ठीक है, और क्रेडिटर के केस में देखो क्रेडिटर से रिलेटेड ही ये वर्ड है बीपी, जो बिल ट्रांजैक्शन में समझाया जाएगा भरपूर। जब क्रेडिटर्स हमारे ऊपर एक बिल में एक पेपर पर लिख के साइन हमसे कराया है कि हाँ आप हमसे कितने का माल खरीदे और कब इसका पेमेंट करोगे, तो उस जो लीगल डॉक्यूमेंट जो बन गया, जो पेपर बना है, उस पेपर को कहा जा रहा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का सीधा संबंध होता है क्रेडिटर से, अभी आप इतना समझिए। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना रुपया आपका बैंक में जमा है उससे ज्यादा रुपया निकाल लेना है। बताओ, कहेगा कि कैसे निकालेंगे सर, हमारा रुपया जितना जमा है उससे ज्यादा कैसे निकाल सकते हैं? हाँ बच्चों, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को हम समझा रहे हैं कि यह सुविधा बैंक केवल बिजनेसमैन को देता है, यानी बिजनेस को देता है। ठीक है, जितना रुपया आपका बैंक में जमा है आप उससे ज्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक के मैनेजर के पास जाके
ये फैसिलिटी आपको लेना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि हमको ओडी की फैसिलिटी चाहिए। तो बैंक मैनेजर को अगर लगेगा कि हाँ आपका बिजनेस उस लायक है, तो आपका बिजनेस में वो विजिट करेगा, जाके आपका बिजनेस का स्टैंडर्ड को देखेगा और लगेगा कि हाँ आपको वो अमाउंट दिया जा सकता है ओडी का फैसिलिटी, ठीक है, तो वो लिमिट तय करेगा कि आपको कितने का ओडी दिया जा सकता है। यानी आपके बिजनेस में जितना वो स्टॉक देखेगा, जितना सामान देखेगा, उसके आधार पर वो लिमिट तय कर देगा कि हाँ भैया आप 5 लाख रुपया तक आप ज्यादा निकाल सकते हो, जितना आपका बैंक में रुपया जमा है मेरे पास उससे 5 लाख रुपया तक आप ज्यादा निकाल सकते हो। ये लिमिट तय कौन किया? बैंक का मैनेजर, ठीक है। जब तक आपका रुपया बैंक में जमा था, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता, लेकिन जैसे ही बैंक से आप ज्यादा रुपया निकाल के बैठ गए, मतलब आप कर्जा ले लिए, निगेटिव बैलेंस में चले गए, उसी को बीओडी कहा जा रहा है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सुविधा बैंक केवल बिजनेसमैन को दिया है, आम पब्लिक को नहीं, इंडिविजुअल को नहीं। इंडिविजुअल को ओडी की फैसिलिटी नहीं मिलता है, ओडी की फैसिलिटी केवल बिजनेसमैन को मिलता है, बिजनेस को मिलता है। और ये लिमिट अब ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहो उतना निकाल लोगे ना, ये लिमिट फिक्स कराना पड़ेगा बैंक मैनेजर से, और बैंक मैनेजर आपका बिजनेस के स्टैंडर्ड को, स्टॉक को देखते हुए तय करेगा कि आपको कहां तक ओडी दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, ठीक है, कितना ज्यादा रुपया आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर बाद में उसको धीरे धीरे आप पेमेंट कर दो, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बीओडी शॉर्ट टर्म लोन, वैसा लोन जो कि आप साल के अंदर के लिए लिए हो, विद इन ईयर उसका पेमेंट कर दोगे, उसको शॉर्ट टर्म लोन कहा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई स्टाफ आपके यहां काम करता है, आप जिस मंथ में काम उससे करवाया उस मंथ का पेमेंट आपको उसी मंथ में नहीं किए हो, आप बोल दिए कि हम बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो बाद में करेंगे मतलब हो गया वो आउटस्टैंडिंग, ठीक है, दैट इज लायबिलिटी। जिस चीज का पेमेंट आप बाद में करने वाले हो वही तो लायबिलिटी है। अनएक्रूड इनकम, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड, इनकम कमाया नहीं लेकिन पहले ही लेके बैठ गया, दैट इज एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। एडवांस इनकम, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड। जैसे हम पहले भी समझाए थे आपको कि ट्यूशन फी जनरली क्या करते हैं लोग, पहले ही लेकर बैठ जाते हैं। जिस अगर मंथली आप ट्यूशन फी दे रहे हो, मंथली पढ़ रहे हो, तो हर मंथ के बिगिनिंग में टीचर ले लेते हैं पैसे, ठीक है। तो टीचर के लिए इनकम तो हो गया, लेकिन उसको कंफर्म इनकम नहीं बोला जाएगा जब तक कि उस मंथ की पूरी पढ़ाई आपको नहीं करा दिया जाएगा। तब तक टीचर उस फीस को क्या बोलेगा? अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड इनकम या अनएक्रूड ट्यूशन फी, ये बोलेगा वो, ठीक है। वो कंफर्म इनकम नहीं बोल सकता, ट्यूशन फी नहीं बोलना होगा उसको, अनएक्रूड बोलेगा। ट्यूशन फी कब बोलेगा? जब वो पूरा मंथ आपको पढ़ा देगा, तो मंथ के एंड में, ठीक है, इस अनएक्रूड को हटाएगा और फिर वहां पर ट्यूशन फी वर्ड लाएगा। तो वैसा इनकम जो हम कमाए ही नहीं फिर भी हम ले लिए हैं, एडवांस के रूप में मांग लिए हैं, वैसे इनकम को कहा जाएगा अनएक्रूड इनकम, दैट इज एडवांस इनकम, दैट इज अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो मैं आपको देखो एसेट्स का पूरा डिटेल्स, लायबिलिटी की पूरी डिटेल्स, एक्सपेंस लॉस के बारे में बता दिए कि नॉमिनल अकाउंट में चला जाना गोल्डन रूल में, वहां से पूरा डिटेल्स को पढ़ लेना, क्योंकि ये चारों पिलर को जब तक पहचानोगे नहीं तो फिर इस रूल को अप्लाई करने में आपको परेशानी होगी। अब हमारा कंप्लीट रूल सेट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तीनों हमारा रूल्स पूरे एग्जाम्पल के साथ। अब हम कोई भी जर्नल बनाएंगे फटाफट, विथ लॉजिक, विथ हाउ एंड वाई, अब हमारा सारा चीज बनने वाला है, ठीक है। तो आज के क्लास में यानी पार्ट 8 में जो वीडियो नंबर 8 हमारा बना जर्नल का, ठीक है, यानी 4 पिलर ऑफ अकाउंट, आप इसको यहां तक पढ़ेंगे। आज का वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, बच्चों काफी मेहनत करके ही टीचर कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरी अपनी बात को रखें। अगर कोई कमी हमारा नजर आ रहा हो क्लास में, किसी तरह की कोई परेशानी नजर आ रही हो, टॉपिक नहीं समझ में आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट करें, ठीक है। वीडियो समझ में आपको आ रहा है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।